मॉर्निंग। हाँ, तो मेरा नाम है सुहाना, 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ना పేరు సుహానా, 10వ తరగతి में చదువుతున్నాను. So I want to say one thing. मुझे एक बात कहनी है कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आई तब पापा ने स्किट शुरू किया था एंड जब से मुझे ऐसा कोई फंक्शन याद नहीं जो मेरे पापा ने अटेंड किया, तो दिल बहुत दुखता था बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ आते थे, हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आते थे, बट मेरे तो स्टूडेंट्स से नहीं होते थे बट पीटीएम्स पे वैसे नहीं आते थे, सेलिब्रेशन वैसे नहीं आते थे। मुझे ओलंपियाड्स में अवार्ड्स भी आते थे तो प्राइज फोटो उतरने के लिए पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे, दे वर ऑलवेज बिजी। जब मुझे लगता है यार नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ, मेरे सारे फ्रेंड्स तो एंजॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को सैक्रिफाइस इट वाज वर्थ दिस वेट, क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर वीकेंड्स पे एंजॉय करते थे उनके पास तो ये राइट नहीं है ना कि वो स्टेज पे बात कर सके, उनके पेरेंट्स की अचीवमेंट को प्राउड हो सके। क्योंकि मेरे पापा ने बिजनेस किया నాకు ఈ అవకాశం దొరికింది ఇక్కడ మాట్లాడడానికి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఆ పిల్లలు ఎవరైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్తో వీకెండ్ స్పెండ్ చేశారో వాళ్ళకి హక్కు లేదు కదా, మా పేరెంట్స్ చేసింది సరికొత్త పని అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ हमारा, और मैं पहले अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करती हूँ, और पहले भारी सर को और हमारे अरुणा दीदी को, उनकी वजह से हम यहाँ हैं, और उन्होंने एक जरिया दिखाया, बताया, उनकी वजह से ही हम यहाँ हैं, और वेस्टीज ऑर्गेनिक टीम के साथ हम लोग हैं, और जो कुछ भी है हम यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ और इतनी बड़ी इनकम ले रहे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल गई, आप देख रहे होंगे. मेरे को बहुत खुशी है, बस ये पूरा हुआ भारी सर की वजह से हम यहाँ हैं. और तो मेरा नाम मेरा नाम शाहिद है, मैं हाउस वाइफ हूँ, और पहले हाउस वाइफ रहती थी घर में, लेकिन अब हम दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. हम बहुत खुश हैं इस बिजनेस में आकर, और हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई, और जो नॉर्मल फैमिली से हम बहुत अच्छे फैमिली को आ गए हम लोग, और हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई. और जब शुरुआत में बिजनेस बिल्ड करते थे हम लोग, तो वो इतने सारे चैलेंजेस थे और इतनी परेशानियाँ भी थे, आप लोग भी देखेंगे कि तो बहुत लोग आज मना करेंगे कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे आना मीटिंग में, या घर में कोई भी नहीं है, ऐसा बोल के बहुत आज लोग बहाने मारे होंगे. लेकिन मैं क्या करती थी मालूम है, बच्चों को घर में अंदर रखकर बाहर गेट को लॉक डाल के आती थी. क्या आप वीडियो में देखे होंगे शुरुआत में मेरे बच्चे कितने छोटे हैं. तो जब संडे आता था ना, हम लोग मीटिंग में जाते थे, ये बच्चा है ना छोटा था मेरा, आके मेरे को पकड़ लेता था कि मम्मी आज तुम घर पे रहो मत जाओ. लेकिन उन लोगों को समझाते मैं मीटिंग में हम दोनों मिलकर जाते थे, और हमारे पूरे रिलेशन में मालूम है कि संडे आए तो हम लोग घर में नहीं रहते, बस मीटिंग में रहते हैं. तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बदल गई, और शुरुआत में हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे थे ना, किसको भी बताते थे, तो साबुन तेल का बिजनेस है, और साबुन की मीटिंग में गए ऐसा बोलते थे, और बहुत लोग दीवाने हो गए, लोग पागल हो गए ऐसा बोल के बहुत लोग चढ़ाते थे. वही दो दीवानों को आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ. और पैसे के लिए बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा पैसे के लिए तो बहुत सोच के खर्चा करना पड़ता था, तो पैसों के लिए अब बाहर निकलना पड़ा. मेरे को भी आप दोनों मिलकर हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अभी भी, तो हम लोग की ज़िंदगी पूरी बदल गई.
दिए हैं। मेरे माँ तो एक बार जन्म दिए, मेरे को पाल के एक एज तक लेके आए, मगर उसके बाद जो दूसरी जन्म दिए हैं हमारे जो अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन अरुणा दीदी की वजह से आज मैं ज़मीन पे जिंदा हूँ। क्योंकि मेरे पास तो चैलेंजेस थे, मगर कोई भी अगर दुनिया में आके अगर इस बिजनेस के बारे में बताते थे तो मैं नहीं मानता था। क्योंकि अरुणा दीदी बताने से इसलिए माना क्योंकि एक टाइम पे उनके पास मैं ड्राइवर का काम करता था, मगर वो लोग मेरे को ड्राइवर के जैसा देखे नहीं करते। उसकी वजह से मैं उनकी बात माना। तो मैं शुरुआत करता हूँ। నేను ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ, మా విలేజ్ వచ్చేసి బానూర్ పటాన్చెరు నుంచి 9 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. సో అక్కడ నేను మా అన్న ఇద్దరం, నేను 3 సంవత్సరాల ఏజ్లో, ఇంచుమించు 3 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మా నాన్న చనిపోవడం జరిగింది. సో మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు మా అమ్మ మమ్మల్ని, ఇద్దరు పిల్లల్ని, నా పిల్లల్ని నా సర్వస్వం అనుకోని చెప్పేసి చేనులలో కూలి పని చేస్తుండే, ఇళ్ళల్లో బీడియల్ టౌన్షిప్లో బాత్రూమ్ తోమనికి పోతుండే. ఇంట్లో పని చేయడానికి పోయి ఇళ్ళలో పని చేస్తే బాసాలు బట్టలు దొరికినప్పుడు కాళ్ళు మొత్తం తడుస్తాయి. ఆ కాళ్ళు తడిసి ఇట్లా పుల్ల ఏంటిది అయినా తెల్లారి మళ్ళీ అట్లనే పోయేది పనికి. సో जो हमारी मम्मी जो घरों में काम करने जाते थे तो पानी में कपड़े धोते वक्त, बर्तन धोते पानी में हमेशा रहना पड़ता था. तो पैरों सड़ जाते थे, नीचे फोड़े होते थे. फिर भी दूसरे दिन कुछ तो कुछ क्रीम लगा के फिर काम को जाते थे. बहुत सारे काम करके हम लोगों को पाल के बड़े करे हैं. तो फिर उसके बाद हमको दोनों को पढ़ाने की, वैसे सिचुएशन पर भी हमारे को पढ़ाने की कोशिश ही कर रहे थे. बेटा आप दोनों भी पढ़ो 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 कर हमारे एनकरेज करते थे. मगर जब 6th क्लास में आया तो उस टाइम में मेरे को मतलब हम अब बैगन पता है आपको कितने दूर, जब स्कूल को जाते थे तो कपड़े भी सही नहीं होते थे, जब फटे होते थे. पर बाकी के जो बच्चे होते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, मैं तो फटे कपड़े पहन के जाता था, अच्छा नहीं लगता था. सो जब ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन में भी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे. रोड टेल्लो ट्यूशन फीस ట్యూషన్ ఫీజు కట్టకుంటే ట్యూషన్ పోగానే మళ్ళీ సార్ ఇంటికి పంపించేది. ట్యూషన్ ఫీజు తీసుకురా అని చెప్పి మన ఇంటికి పోతే మా అమ్మ అంటుండే ఆ కూలి పైసలు రాలేదు బిడ్డ, ఈ కూలి పైసలు రాలేదు, తర్వాత ఇస్తా అంటే సార్ ముందు మళ్ళీ అందరి ముందట నన్ను నిలబెడుతుండే. సో మంచిగా అనిపించేది కాదు. అప్పుడు అనుకున్నాను నేను డిసైడ్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఒక పని చేయాలని. సో అప్పుడు బీడిఎల్ టౌన్షిప్లో నేను చాంపాషన్లో ఎంప్లాయీ ఉంటే ఆయన దగ్గర పేపర్ ఏమికి పోయినా 150 రూపాయలు. పొద్దున్న మార్నింగ్ కంటే ఉండి సైకిల్ మీద 2:30-3 గంటలకు లేచి వచ్చిన పేపర్ సెట్ చేసుకొని టౌన్షిప్ వేసుకుంది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి అడ్వాన్స్ ఫ్యాక్టరీ 7 కిలోमीटर మళ్ళీ సరే అమ్మ అంటుండే కూలి पैसे మీద కారం వేసుకొని తినుకో అంటుండే. तो ऐसी सिचुएशन चल रही थी, इतना एकदम परेशानी में था मैं. फिर उसके बाद मैं सोचा अभी नहीं, हमको कुछ तो करना पड़ेगा. अभी मैं 7th क्लास तक पढ़ा हूँ स्कूल. 7th क्लास में मेरे को मजबूरी स्कूल बंद करना पड़ा क्योंकि घर में परेशानियाँ बढ़ रहे थे. तो फिर उसके बाद 7th क्लास में मैं 7th क्लास 2nd क्लास में पास हुआ, मगर मैं 7th में मजदूरी बंद करना पड़ा. फिर उसके बाद बीडीएल एंसलेट में काम करने गया 450 की तनख्वाह से. फिर उसके बाद वहाँ पे रुका नहीं. मेरे ड्रीम मतलब जब से ही कुछ कहीं पे अगर 100-200 रुपये ज़्यादा मिलने की मैं मेहनत करने के लिए तैयार होता था. ఇక్కడైతే యాక్సిడెంట్లో పని చేసుకుంటూ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను మన కోళ్ళ ఫారం ఒకటి ఉండేది మా ఊరు పక్కన. కోళ్ళ ఫారంలో రోజు 50 రూపాయలు డైలీ లేబర్ ఇస్తుండే. వారం పేమెంట్ ఉంటుండే 350. వారానికి వస్తుండే. మళ్ళీ కోళ్ళ ఫారంలో పని చేస్తూ ఏం చెప్పాలి, నేను ఎన్నెన్ని పని చేసినా నాకే తెలియదు అసలు. సో కోళ్ళ ఫారంలో పని చేసిన, కోడి గుడ్లు తీసుకుపోయి ఇంటింటికి అమ్మిన. అందరు కూరగాయలు అమ్మంగా చూసి కానీ గుడ్లు అమ్మంగా ఎవరు చూడలేరు. కానీ నేను కోళ్ళ ఫారంలో పని చేస్తూ అక్కడ ఆ గుడ్లు తీసుకొని తక్కువ రేట్లో తీసుకుపోయి ఇంటింటికి బీడియంగా ఒక్కొక్క ట్రైన్ లాగా అమ్ముతుంటే నేను ఒక ట్రైన్ 10 రూపాయలు మిగులుతాయని. సాయంత్రం డ్యూటీకి వచ్చినాక సైకిల్ మీద ట్రైన్ పెట్టుకొని పోయి ఇంటింటికి శంకరపల్లి వరకు నేను అమ్ముతుంటే. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను కార్ మెకానిక్ నేర్చుకున్నామని కార్ మెకానిక్ పని చేసిన. చాలా పనులు చేస్తూ కోళ్ళ ఫారంలో ఫైనల్గా ఒక ట్రాక్టర్ ఉండేది అక్కడ డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన जो मेरे फ्रेंड थे और ड्राइवर थे, उनको बोला मेरे को, उन्होंने जो हमारे ग्रेट अपलाइन अरुणा दीदी के पास लेके गए. उनके पास एक एम्बेसडर कार थी, उसके ऊपर मेरे को ड्राइविंग पे लगाए. फिर उनके पास कुछ दिन में काम करा. काम करने के बाद उनको भी कुछ रीज़न की वजह से गाड़ी चेंज करना पड़ा. तो फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह हैदराबाद सोमाजीगुड़ा में एक सिंगर थे गजल श्रीनिवास बोल के, उनके पास भी 8 महीना काम करा. 8 महीना आखिरी टार्चर था उनके पास. फिर वहाँ से काम करते करते మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పని చేస్తూ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి చేంజ్ అయ్యాను. టీసీఎస్ డ్రైవర్గా చేశాను.
మళ్ళీ అక్కడి నుండి నా పెళ్లి కావడం జరిగింది. నా పెళ్ళి ఎప్పుడైతే అయిందో मुंदे कष्टाल बदकरू पहले ही परेशानी से मैं गुजर रहा था. उसमें मेरी शादी हो गई. शादी होने के बाद हमारी बेटी 1 साल की थी, पैदा हो गई. फिर उसके बाद और खर्चे बढ़ गए, मगर जो इनकम आ रही थी वो बस नहीं हो रहा था. तो मैं ढूंढ रहा था. वही TCS में जब काम करता था एम्प्लॉय के पास, उनके पास दिन में काम करता था, फिर नाइट में सिटी कैब बोल के टैक्सी रहती थी, नाइट ड्यूटी सिटी टैक्सी करता था. दिन में जॉब करता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था. कहाँ टाइम मिले 1-2 घंटे सोता था, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ रहे थे, पैसे के बस नहीं हो रहे थे. उस टाइम पे सेरला के लिए भी पैसे नहीं हो रहे थे. मगर हमारे ससुर के पूरे पता नहीं है, उनको एक ही पता है बच्चा तो गोरा घूमता है तो कर लेगा. मगर मैं अलग चैलेंजेस में चले गया. फिर उसके बाद हैदराबाद में मैं कुछ ढूंढ रहा था. उस टाइम पे हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट शुरुआत हुई थी. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ మేరు క్యాబ్ అనేది రావడం జరిగింది. అక్కడ చాలామంది అన్నారు డ్రైవర్లు ఇక్కడ చాలా జీతం వస్తుంది, చాలామంది డ్రైవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని అక్కడ పోయి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. 4 సంవత్సరాలు నేను మేరు క్యాబ్లో పనిచేశాను. అక్కడనే మా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ ఇంకా మిగతా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నాకు పరిచయం అయ్యారు. అప్పటి నుంచి మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట. సో 4 संवत्सर अక్కడ పనిచేసిన తర్వాత 4 साल मेरू कैब में काम करने के बाद वहाँ पे एक स्ट्राइक हुई थी. उस टाइम पे सब गाड़ियाँ 1.5 महीने के लिए बंद कर दिए. मतलब जब मेरू कैब में कर रहा था मैं, उस टाइम पे भानूर से आना अप एंड डाउन करना, टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा, डीजल बोल के मैं जब मेरी 1 साल की बच्ची को लेके हमारे वाइफ को लेके हफीजपेट आ गया था. हफीजपेट में मैं किराए पे रह के और गाड़ी चलाता था. రోజు 18 గంటలు నేను 18 గంటలు 20 గంటలు 2 రోజుల కింద నేను ఇంటికి వచ్చేవాడిని కానమాట. ఎందుకంటే మేము ఒక్కసారి పికప్ దొరికిందంటే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడ రోడ్ మీద వంటుంటే రోడ్ మీద తింటుంటే. సో ఎన్నోసార్లు నేను నా తప్పు లేకుండా ఎన్నోసార్లు దెబ్బతిన్నా నేను డ్రైవింగ్లో ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ముళ్ళు పోయి ఆకు మీద పడ్డా ఆకుకి ముళ్ళు మీద పడ్డా ఆకుకి అన్నట్టు నేను కారు నడుపుకుంటామంటే ఎదురుగా బైక్ కూడా వచ్చి తలిగినా వచ్చి నన్నే కొడతాడు, పెద్ద బండి కాబట్టి. ఒకసారి ఇట్లా దెబ్బలు తిని కూడా నేను వచ్చి మా వైఫ్కి చెప్పాలి. 6 మంది కలిసి కొట్టేది నన్ను ఒకసారి జూ పార్క్ ముందర. సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎక్కడ పోయినా ఛాలెంజెస్. మళ్ళీ అక్కడ నుండి నేను ఏం చేసిన అంటే मेरे कैब में जब स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे मेरा महीना में रेंट पे करना, बच्चों की फीस पे करना, ये पूरा रहता था. तो स्ट्राइक में 1.5 महीना गाड़ियाँ रुक गए. फिर उस टाइम पे मैं खुद की एक गाड़ी लिया. खुद की गाड़ी भी ऐसे ही नहीं लिया. हमारे वाइफ के पास कुछ सोना था, वो 50-60 हज़ार उसमें कहीं सुनार के पास रखा. और यहाँ पे हमारे ससुर जी बैठे, उनसे 50,000 पहली बार जिंदगी में उनसे मैं 50,000 रुपये लिया. उन्होंने बोलते ही मेरे को 50,000 कहीं से हेल्प करके दिए. वो पैसे लेके मैं एक गाड़ी खरीदा, महिंद्रा लोगन. खरीदने के बाद वहाँ से मैं कुछ बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में होटल्स में टाइप करा, कंपनी से टाइप करा, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया. బిజినెస్ बढ़ाते मेरे दोस्तों भी गाड़ी खरीदे थे. నా ఫ్రెండ్స్ గిట్ట బండ్లు కొన్నారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పినట్టు మీరు నా దగ్గర బండి అటాక్ చేసుకోండి, నేను మీకు బిజినెస్ ఇస్తాను, మీరు నెలకి 2500 నాకు పే చేయండి కాల్ సెంటర్ ఫీజ్ అని. అట్లా నేను స్టార్ట్ చేసి నా దగ్గర 40 వెహికల్స్ తిరిగేవి. मेरे पास 40 गाड़ियाँ फिरते थे ट्रैवल्स के. एक ड्राइवर से मेरे को 2,500-3,000 रुपये आते थे. महीना 50-60 हज़ार रुपये बच रहे थे. तो अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है. चलो 50-60 हज़ार महीने के बच रहे हैं. हम ड्राइवर 15 से 20 हज़ार कमाने वाले 50-60 हज़ार बच रहे हैं. यही खुशी में मैं हफीजपेट में एक घर खरीदा 70 स्क्वायर यार्ड्स में 8.5 लाख रुपये में कुछ लोन लेके. अभी 25,000 लोन का EMI है, बच्चों का स्कूल फीस है और घर के खर्चे. अच्छा चल रहा था. मगर बड़ा सा आपको पता है गोला कैब जब हैदराबाद में आया, जितने पास मेरे पास जो कॉल सेंटर में गाड़ियाँ चल रहे थे 40 लोग, ये सारे वो ट्रैवल्स में चले गए. मेरे पास बिजनेस है मगर कस्टमर्स नहीं है. నా దగ్గర బిజినెస్ ఉంది కానీ కస్టమర్స్ లేరు. నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు? సో మళ్ళీ పోయి జాబ్ చేస్తే 15,000 వస్తుంది, 20,000 వస్తుంది. కానీ నా EMI నెలకి 25,000, పిల్లల ఫీజులు 50,000 అయితే అయ్యే పరిస్థితి లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. कस्टमर्स मेरे पास है मगर गाड़ियाँ नहीं है. सारे गाड़ियाँ तो चले गए. मगर हर महीने का खर्चा 50,000 का है EMI वगैरह मिला के. मगर अगर कहीं पे भी मैं पूरा छोड़ के अगर जॉब करने जाता हूँ तो 15 से 20 हज़ार ही मिलता है. फिर मैं सोच के क्या करा, अभी नहीं हमको गाड़ियाँ ले सकते हैं. फिर मैं एक कस्टमर पे पहचान के उनके पास 3 लाख रुपये इंटरेस्ट में लेके एक गाड़ी खरीदा. ऐसे करके एक ही साल में 10 गाड़ी खरीदा. 24 लाख रुपये उनसे इंटरेस्ट को लिया. महीने को 70,000 इंटरेस्ट पे करना. నాకు తెలిసిన కస్టమర్ దగ్గర నెలకి 3 లక్షలు, ఒక బండి కొనడానికి 3 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ చేయాలి కదా. అట్లా 10 వెహికల్స్ కొన్నా. అంటే 40 వెహికల్స్ కలిసి చేసే బిజినెస్. ఒక 10 వెహికల్స్ కొని నేను ఆ బిజినెస్ రొటేషన్ చేస్తూ నడిపిస్తున్నా. సంవత్సరం వరకు మంచిగా నడిచింది. నెలకి ఇంట్రెస్ట్ 70,000 కట్టంగా అంత పోగా మళ్ళీ 70,000 దాకా మిగులుతున్నది. मतलब जो मैं 70,000 इंटरेस्ट बनने के बाद ही मेरे 50, 60, 70
टाइम पे जो मेरे पास कस्टमर्स थे वो सारे कस्टमर चले गए और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं बिजनेस बनाने की कोशिश करने में फिर 3 महीने में 2,70,000 उल्टा खर्चा करना पड़ा मेरे को। फिर 24 से 27 भी हो गया। अभी तो महीना इनकम आ रही थी, 70 पे कर रहा था, और अभी इनकम खत्म हो गई। घर में खाने की परेशानी हो रही है। जो खर्चे वाले का फोन करते हैं महीने में इंटरेस्ट नहीं पा रहे, तो मैं बाहर जाके फोन करता, हमारे वाइफ को भी पता नहीं था कि इतना खर्चा हो गया। अब लोग टॉर्चर कर रहे थे, तो पैसे नहीं दिए तो आपके घर पे आके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है बेच के बनने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन था, तो बहुत परेशानी होती थी। एक टाइम ఒక సమయం ఎట్లుందంటే ప్రతి నేను ట్రావెల్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఏడప్పుడైనా ఫ్రూట్స్ తీసుకొస్తే 500 పెట్టి ఫ్రూట్స్ తీసుకొస్తుంటే, కానీ ఒక సంవత్సరం మొత్తం నేను ఒక్క ఫ్రూట్ కాదు ఒక మ్యాంగో గిట్ట తేలేకపోయాను, ఎందుకంటే నాకు తినడానికే కష్టం ఉంది। సో అలాంటి టైంలో ఒకసారి ఎండాకాలంలో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి ముందట వీళ్ళ फ्रेंड इनकी सहेली के घर में जाके बैठे, उनके घर में उनके हस्बैंड मैंगोस लेके आए। वो मैंगोस लेके आए तो हमारे बच्चे देखे, अब इनको बच्चों को लेके घर पे आ गए। आने के बाद बच्चे सता रहे, मम्मी मेरे को मैंगो होना। अभी मैं कहीं बाहर हूँ, बिजनेस के प्लान बताने में गया था, तो मेरे को फ़ोन करे, बच्चा ऐसा सता रहा। उनके पास गए, उनके पास देखे, उन्होंने लाए, सो मैं बच्चों को लेके आई, इन्हें बहुत सता रहा, जरा बात करो, तुम समझाओ। तो 1 साल हो गया, तो मेरा बच्चा ये बोलता है, पापा एक मैंगो को एक आम लेके आओ पापा। तो मैं हमारे भाई के पास 100 रुपये लेके 100 रुपये के आम में फिर घर पे भेजा। तो ऐसा सिचुएशन था, खाने की परेशानी थी। एक दिन 2 टाइम पे हम खाना नहीं खाते थे। तो ऐसा सिचुएशन हम किसी को बोले नहीं, हम किसी को बताए नहीं, क्योंकि चैलेंज हमारे वजह से ये पूरा हुआ। मेरे वाइफ तक भी नहीं बोला, मगर मैं इतनी परेशानी थी। तो मेरे वाइफ अगर कभी उनके माँ बाप के घर में भी अगर जाते हैं तो मैं मना करता था, आप मत जाओ। ఒకవేళ మా వైఫ్ గిట్ట వాళ్ళ అమ్మల ఇంటికి పోతుంటే నేను వద్దంటుంటే, ఎందుకంటే ఈ అప్పుల వాళ్ళ బాధకు తట్టుకోలేక నా మనసులో ఏదేమో ఆలోచనలు వస్తున్నాయని। కానీ ఒక రోజు వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి తిట్టిండు। సో ఆ రోజు నాకు ఏమనిపించిందంటే, ఇక నాకేం ఆప్షన్ కనిపిస్తలేదు, ఇంకా అమ్మి కడదామన్నా కానీ ఏం లేదు, ఇక నాకేం కనిపిస్తలేదు। ఈ రోజు ఎట్లయినా ఇక సూసైడ్ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యి మంచం మీద వండుకోనున్నా, పైన ఫ్యాన్ కనిపిస్తుంది, కానీ నేను ఇట్లా లెక్క పెడుతున్నా 1 2 3 ఇంకా 5 నిమిషాల్లో మనం। కానీ అప్పుడే నా బాబు పొద్దున్న లేవగానే ఇంట్లోకి బయటకు వెళ్తేప్పుడు అడుగుతుండే, పప్ప నాకు 5 రూపాయలు ఇచ్చుకోవాలి। కానీ నా పిల్లలు గుర్తుకొచ్చినందుకు, ఒకవేళ నేనేమైనా చేసుకుంటే నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి ఆలోచించి, अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो मेरे बच्चों की क्या हालत होगी ये सोचता था मैं। जब भी घर के सामने मस्जिद में नमाज को जाता था तो वहाँ पे दुआ करता था, गिड़गिड़ाता था, मगर कभी मैं ये नहीं दुआ करता था मेरे को 10 लाख दो 20 लाख दो, मगर ये परेशानियों से मेरे को हटा दो, ये परेशानियाँ दूर कर दो, मैं ये दुआ करता था। मगर अल्लाह ताला मेरी बात सुन ली। आप सोच सकते हैं 10 साल तक अरुणा दीदी को मेरे को कोई कॉन्टैक्ट फोन कुछ भी नहीं है। मैं उनके भाई के पास जॉब करता था, अरुणा दीदी उनके घर में रहते थे। 10 साल तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। उनके भाई एक्सपायर हो चुके थे, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, मगर 10 साल के बाद फोन आता, सलीम आप एक बार हमारे घर पे आओ फैमिली से, मैं आपको एक बिजनेस भी बताऊंगी, मिले जैसा भी होता। तो फिर मैं जाके उनके घर पे जाके मिला, बैठने के बाद चाय दी, उसके बाद प्लान बताना शुरू करें। मगर मैं इधर से सुनता था, इधर छोड़ दे रहा था, क्योंकि ऐसे बिजनेस मैं ऑलरेडी मेरा माइंड ब्लॉक था, मैं बहुत परेशान था। मगर उन्होंने ज़बरदस्ती करके एक साबुन एक नाइट क्रीम दिए, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, मगर अच्छा है बोल के बताया मैंने। अगर अच्छा है बताया तो फिर बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। फिर वो 2 दिन के बाद, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, प्लान करके छोड़ देते हैं, मगर 2 दिन के बाद वापस फोन करें, सलीम आप हमारे अपना कंपनी सारे वो डायमंड लेवल पे हमारे आपके पास, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। उनके पास में एक टाइम पे ड्राइवर था, उन्होंने जो खाना देते थे ना, वो मैं आज भी याद करता हूँ कि घर में जो खाना गरम देते थे, घी डालते थे, मैं कभी वैसा खाना नहीं खाया, वो आज भी याद है मेरे को। तो इसलिए मना नहीं कर पाया मैं। फिर आए, प्लान बताए, उनके अनुसार एक्टिविटी सिस्टम वगैरह बताए, मीटिंग को इन्वाइट करें। మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేసిన గోగ్రామ్ ఒక్కసారి నేను ఎప్పుడైతే వెళ్ళినో ఆ గోగ్రామ్లో నేను డిసైడ్ అయిపోయినా, ఎస్ 100% నేను టీయూసీడీ ఐడి చూపిస్తాను, ఎందుకంటే నెలకి जब मैं परेशानी से परेशान हो रहा था, जब गोग्राम मीटिंग जब अटेंड करे, वो गोग्राम मीटिंग को लगभग मैं 10-12 हज़ार खर्चा करके ही गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मैं अपलाइन को नहीं पूछा, अपलाइन जरा आप लगा लो, डाउनलाइन को नहीं पूछा, मगर जिसको मैं
खर्चा करता, खर्चा फूटता था। जो बिजनेस में प्लान बोलने के बाद ना बोलता था या नहीं तो वो आने का सिचुएशन उनको पूछता था। मैं डाउनलाइन को अपलाइन को कभी नहीं पूछा। ఎప్పుడు డౌన్లైన్ అప్లైన్ నేను అప్పడగలేదు. ఎవరైతే బిజినెస్ చేయాలో అనుకున్న వాళ్ళని అప్పడిగినా. కానీ ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ మంత్ 70,000 ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. నెలకి 30 రోజులల్లా 5 రోజులు నేను అప్పులు అడుగుకుంటా తిరుగుతుంటే. అప్పులు గిట్ట వాళ్ళు గిట్ట ఎంత హుషారంటే 3 రూపాయలకి ఇస్తామంటుర్రి. సరే అని చెప్పి నేను ఇంటికి పోతుంటే ఆడికి పోయినాక ఏమంటుండే, అరే ఆయన ఇస్తాయినా ఇయ్యలేడు, ఆయన లేడు అంటే, అరే నాకు ప్రాణం మీద ఉన్నది 3 అంటే 4 అన్నీ అంటే అప్పుడు ఇస్తుండే 4 రూపాయలకి. सो जब मैं 3 रुपये से इंटरेस्ट बात करके जब घर पे लेने जाता था तो वो लोग भी इतने शाने हैं। मेरी मजबूरी उनको सब पता लग गई। अरे सलीम वो 3 रुपये से देने वाला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, वो नहीं है बोल रहा है। मैं बोलता था 4 रुपये से तो परवाने दो, मेरे को काम करने नहीं देंगे लोग। फिर 4 रुपये से ला के भी मैं इंटरेस्ट भर के महीना 70,000 इंटरेस्ट बनना, इनकम खत्म हो गया। खाने की परेशानी है, मगर घर में कभी मैं खाने को परेशानी नहीं हो रही है। जब मैं बिजनेस देखा, गोग्राम गया, जब डिसाइड करा, वहाँ पे मैं ठान लिया। कल देखे ना श्रद्धा, पहले भी मैं छोटे मीटिंग में गई थी, श्रद्धा नहीं थी। मगर जब गोग्राम में गया मेरे ऊपर श्रद्धा आ गया। जब मैं आके डिसाइड करा, जो विनिंग टीम बोल रहा है, जो सीरीज यहाँ पे हमारे ग्रेट अप्लायंस को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। जो हमारे कुलकर्णी सर यहाँ पे बैठे, अरुणा दीदी और उसके साथ हमारे ग्रेट अप्लायंस चरण सर, उन्होंने मेरे को विनिंग टीम सिस्टम में कनेक्ट करे। जब तक विनिंग सिस्टम भी पता नहीं था। जब प्लान बोलने आने के बाद कुछ सीडीज मेरे को देके गए, सलीम भाई आपको ये सीडी सुनना है। वो सीडी सुनते उसमें जो बोल रहे वही काम करा मैं। 10 कोर स्टेप पूरा आग में खून में उतार लिया मैं। 10 कोर स्टेप जो बोले वो मैं करता जाता था। डिफाइन द ड्रीम लिखते बोले, मैं ड्रीम लिखता था। हमारे वाइफ बोलते थे अलमारी पे मत लगो, मेरे फ्रेंड्स आके हंसेंगे। मैं बोला उन्होंने आके हंसेंगे तो हम सक्सेस होंगे। కానీ ఎప్పుడైతే నేను గోకురం వచ్చిన తర్వాత మెస్సీగా ప్లాన్ ఎప్పుడైతే చేశానో అందరూ వచ్చి జాయిన్ అయిపోతారా? जैसे हम आके अगर मैसिव काम करें तो सब लोग आप सामने आएंगे क्या बिजनेस करने के लिए? मैं मेरे फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो एक प्लेट में खाते हैं उनको बताया जल्दी श्रीनिवास जी आधार कार्ड भेजो, 1 लाख का इनकम आएगा। मैं पूरा फायर था। उन्होंने बोले अरे सलीम क्या पागल हो गया, ऐसा भी होता है क्या? तुम लाइफ में मत खराब कर लो, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अच्छा चाहने वाला हूँ, आप मत करो ये पूरा। मैं तो नहीं करूँगा, तुम ये श्रीनिवास और कोई और श्रीनिवास? यही श्रीनिवास जी से। मैं तो नहीं करूँगा, तुम भी मत करो। हमारे पास लोगों को पॉलिटिशियन बना के पेट फोड़ रहे हैं। तो मेरी हवा पूरी उतर गई। फिर सीडी सुना। फिर हम ऐसा नहीं, हमारे जीजा जी थे हॉस्पिटल में, जिसके घर में ट्रैवल्स का किराए में चल रहा था, उनको बताया। जैसे उनको बताया तो उन्होंने हाथ से हाथ पकड़ लिए, घर में लेके गए, अलमारी खोली, ये देखो मैं ये कंपनी करा, इतने कंपनी करा, ये पूरा बेकार है। फिर से हवा निकल गई। मैं सोचा नहीं, फिर सीडी सुना। फिर क्या सीडी, सर क्या बोल रहे, करना तो पड़ेगा। मैं 30 लोगों को बुलाया, एक कम तक नहीं आया। वही याद आता था मेरे को। तो फिर मैं हमारा कोई भी करो या मत करो, मेरा सारा तो करना ही करना है। उसको बुलाया जबरदस्ती, जल्दी आ जाओ घर को। आ गए। आने के बाद कुछ तो कुछ बनाए, अच्छा भाई आ रहा, पलंग पे बिठाया, प्लान बताया, ये देखो पूरा प्लान बताने के बाद जो ड्रीम लिख के रखा मैं, 2 करोड़ 2 लाख की इनकम, 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी, उधर देख के बोले, मैं कुछ दुकान को लाने गया, हमारी बेटी से बोले तुम्हारे पापा पागल हो गए क्या, तीनों के घर में 2 करोड़ का घर। वो तो बिजनेस ज्वाइन नहीं करे, जबरदस्ती ज्वाइन करे, 1,000 रुपये का एक्टिवेट कर लिए। मगर वो सारा तो बना कर नहीं सकता। मगर जब हमारे घर को जाता था, हमारे ससुर से टार्चर था। उन्होंने बोलते थे हम 10 रुपये का साबुन यूज करने वाले, तुम्हारा 35 रुपये का साबुन, कहीं को इसको ऐसा पिला रहे, तुम खाली पीली कहीं को परेशान कर रहे तुम, ये क्या है, ये तुम क्या कर रहे हैं? यही ससुर जो भी आए थे, हाँ यही है, यहीं पे ससुर को किधर है स्पॉट लाइट डालना। अभी वो जो स्टेज पर आए थे ना, अभी इब्राहिम कहाँ है? वहाँ पे किधर है? बोलो बुलाओ। इब्राहिम बुलाओ तो वो आएंगे, बाहर आएंगे, कोई बात नहीं, इब्राहिम बुला लेंगे, आने बाद फिर बताएंगे। तो वो बोले ये पूरा मैं तुम्हारी बेटी को दिया, तुम क्या पूरा छोड़ के ये साबुन लेके पूरा इतने कास्ट दिए, तेल इतना कास्ट हम कितने का ना रहे। वो हर बार जब भी गए तो टॉन्चा करते थे। నేను ఎప్పుడైతే మా మామల దగ్గర పోతుంటున్నావు అప్పుడు మా మామ అంటుండే ఏమైంది మామని ఇట్లా ఖరాబ్ చేస్తున్నావు, ఈ 35 రూపాయలు సబ్బా మేము 10 రూపాయలు 15 రూపాయలు వాడతాం
चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आप एक बार आप मीटिंग में आइए। अगर आप आएंगे तो अच्छा, वो बोले मैं क्या करता हूँ मीटिंग में, आप आएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो आज से दामाद रिश्ता खत्म, मैं आपके घर में आने वाला नहीं हूँ। నేను ఏమన్నంటే మా మామన్న నువ్వుకి కంట్రోల్ కదా, నేను ఎస్పీ గారి సార్ వస్తుంటే మీటింగ్కి రా, నువ్వు వచ్చినావంటే మంచిది, నువ్వు రాలేవంటే నేను నీ అల్లుని కానీ నీ ఇంటికి రాను, నీ తొవ్వ బంద్ ఫ్యాక్సీలో ఆయన మీటింగ్కి వచ్చిండు, ఫ్యాక్సీలో ఆయన మీటింగ్కి వచ్చి ఎస్పీ గారి సార్ టీచింగ్ ఇది, ఆయన మీటింగ్ ఎప్పుడైతే చెప్పప్పుడు వస్తా అన్నాడు మనం। मीटिंग फैक्सी अटेंड करने के बाद अब वो क्या बोल रहे हैं, उनकी मीटिंग कभी भी हुआ तो बोलो मैं आऊंगा उनकी मीटिंग सुनने के लिए। वो एफआरई है दिल्ली को अटेंड करने के लिए, तो चैलेंज क्या था, लोग मना कर रहे थे, मैं मीटिंग में लेके आया, वद्దంటూ मीटिंग में తీసుకొచ్చినా। अभी नाइबर्स को बताया, जो घर के सामने हैं उनको बताया बिजनेस का प्लान, ये देखो हम फ्लेक्साइल का डेमो करें, वो करें, ये करें, जब तक तो अच्छा स्मेल करें, उसके बाद हंसना शुरू कर दी, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। ये देखो अब तक इప్పటిదాకా కారణాలు తిరుగుతున్నారు, ఇప్పుడు సబ్బులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు। राइट, रिलेशन को बताया, रिलेशन भी कोई भी ये नहीं करे, लोग बोलते थे रिलेशन को बता के उल्टा परेशानी हो गई। जब भी फोन करते थे ना तो इनके कोई रिलेशन नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके खाला ही होते हैं, 4-5 खाला है, वो खाला में से एक खाला है, नाम नहीं लूंगा। क्या शाहीन कैसे हैं, सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, क्या सलीम नहीं है, साबुनों की मीटिंग में गए क्या? మా ఇల్లు అర్థం ఉండే 5 మంది అన్నకు కావాలంటుండే, వాళ్ళ ప్లాన్ చెప్పినాక జాయిన్ అయితే కాలేరు, కానీ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ ఏం సాయం పిల్లలు బాగురా, అంత బాగురా, లేడా మీ హస్బెండ్ సబ్బుల మీటింగ్లకు పోయిందా అనేటోళ్ళు। కానీ ఈరోజు ఆ సబ్బులకే వచ్చిన మా లైఫ్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేంజ్ అయింది। तो बहुत सारे ये हमारे ससुर जी हैं, मामा हमारे मेरे फादर तो नहीं, हमारे डांटते हैं वही। हिंदी समझते हैं क्या? हाँ हिंदी समझते हैं सर। वो जो सलीम जब वो साबुन देता था आपको 35 रुपए का, तो आप कहते थे 10 रुपए का साबुन दे, 35 रुपए का, तुम्हारा हीरो बन के अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपने लड़की सही जगह दी? जगह दी, आप तो आंसू उसी के आंसू आ रहे हैं, सही बात। देखो सभी बात तो ये है कि अगर उस दिन सलीम ये बात सुन के रुक जाता है, श्रद्धा हमारी अगर पक्की होगी तो लोग कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता। मेरे ससुर के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने संध्या से कहा था, वो दुनिया में नहीं रहे, कि तुम पता नहीं क्या काम में लग गई हो, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम घर भी नहीं आती हो, पीए भी नहीं आती हो। लेकिन जिस दिन उन्होंने कवर पेज पर हमारा और संध्या का फोटो देखा, जिस दिन लोगों ने उनकी दुकान पे आके कहा कि आप जानते हो एसपी के ससुर हो, आपको पता नहीं एसपी कौन हो गए, तो उन्होंने संध्या को फोन करके कहा कि बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम लोग क्या बन गए हो, मुझे माफ कर देना। तो आपको से अभी वो सामान यूज कर रहे हो आप, जो सलीम देते हैं कर रहे सर इनको हेल्थ के ప్రాబ్లం बहुत బిజినెస్ ని స్టడీ చేసి ఓకే ఇది చేయొచ్చు అని ఆయన వచ్చి మీటింగ్, వీళ్ళందరూ డిసిషన్ పని మీటింగ్ లో కొన్ని 100 మంది 1000 మంది చేస్తారు। राइट, सो उसके साथ चैलेंजेस है, छोटे हैं मगर हमारे भी बच्चे छोटे थे। हम जो आप वीडियो में देखिए गेट है ना, घर में बच्चों को रख के बाहर गेट को लॉक करके हम मीटिंग को आते थे, फोन उनके पास रखते थे क्योंकि वो एरिया मास एरिया था। तो ऐसे हम मैसेजली करें, टूल्स को बहुत प्रमोट करें, करने की वजह से आज हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंची है। एक टाइम पे जो गाड़ी में लोगों को ट्रैवल्स के कस्टमर को ले जाके होटल के पास डोर निकाल के ऐसे ठहरते थे, 10-20 रुपए टिप मिलता, चाय का नहीं पहुंचा बोलते, मगर आज वही होटल में जाके हम खाना खा रहे हैं। ये एयरपोर्ट అయితే మేము కస్టమర్ని పికప్ చేసుకుంటాము, అదే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇలా ఫ్లైట్ తీసుకుంటున్నాము। राइट, सो ఒకప్పుడు నేను ఇంటింటికి పోయి అడిగేవాడిని। एक टाइम पे हम घर घर जाके खाना मांगता था, जब मैं बचपन में, हमारी मम्मी भी यहाँ पे घर घर जाके मैं और इधर आई ऐसे, और फिर जो खाना बचता था वो आप लेके आती थी और सलीम को खिलाती थी। अब आपको सलीम को इस स्टेज में देख के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर, खुशी लगी। तो आपने कैसे दिन बिताए हैं, कैसे पाला बच्चों को? वैसे आओगे तो मेहनत करके 5 साल
मिलजुल कर को बर्तन धो को हमारे हस्बैंड जल्दी से चले गए, छोटे छोटे थे बच्चे, कैसा पालना फिर कोसा की मेहनत करके बर्तन धो के वो करके छोटे छोटे बड़े थे। आज खुशी हो रही है? खुशी हो रही साहब। चेहरे की खुशी तो देखो जरा। आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर अगर ऐसी खुशी, सिर्फ अपने पेरेंट्स के चेहरे पर एक खुशी कि मेरा बच्चा हीरो बन गया, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उस माँ से पूछो जो लोगों के यहाँ से झूठा खाना लेके आती थी, वो अपने बच्चों को झूठा खाना खिलाती थी। आज उसका बच्चा का ड्यू सीडी होके सेलिब्रेशन हो रहा है, हजारों लोग उसके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो माँ की खुशी तो कैसी होगी? लास्ट में एक ही बात बता रहा हूँ, मीटिंग को मत छोड़िए। मैं 2 साल कोई मीटिंग में, कोई दावत में गया, कोई मौका में गया, मैं कहीं पे भी नहीं गया। लोग बोलते थे ये लोग तो कोई दावत में आते भी नहीं, बोल के भी बेकार है, मगर वही लोग तरस रहे हैं आज हमारे लिए। నేను ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను, మీరు 2 సంవత్సరాలు ఏ మీటింగ్ వదలకండి. ఏ మీటింగ్ లో ఏ లీడర్ నాడుకొని మీరు ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్ పని చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఒకప్పుడు 2 సంవత్సరాలు మేము పెళ్లిళ్ళు పోలే, దావత్లు పోలే, సావత్లకు పోలే, ఏ సావులకు పోలే, ఏడికి పోలే. కానీ ఒకప్పుడు వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళు ఏ దావత్లకు రారు, బేకారు, వీళ్ళు వేస్ట్ అని చెప్పి, కానీ ఈ రోజు వాళ్ళే మా గురించి ఎదురు చూస్తారు, వీళ్ళు మా దావత్లు వస్తే మంచిగా ఉంటుందని. लास्ट एक बात बताऊंगा सर, जो एसपी मारी सर को मेरे को भी हुआ है। मैं हमारे भाई के साधु साहब है, यहाँ पे है ऑलरेडी मीटिंग में, उनको 4-5 साल से पीछे लगा, ये बिजनेस अच्छा है, ये करो करो करो। वो मेरे ज्वाइनिंग करके आईडी करके एक बार 30 पे भी लेके छोड़ दिए, मगर वही घर में हमारे डाउनलाइन जाके हम इनके घर में होम मीटिंग करके पूरा बता के ये प्रोफाइल बुक जो बता रहे ना, जैसे मेरे फोटो बताते ही अरे इन्हों तो हमारे भाव नहीं है, ये तो हमारे भाव नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, इतने बड़े लीडर के शिक्षक तुम है, तो हम क्या करते हैं, वो लेके चले गए। अब उसके बाद वो एफआर में आके यहाँ पे बैठे। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आप रुकना नहीं चाहिए, करते जाएंगे, लोग आएंगे, फिर आपके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। నేను ఒకప్పుడు ఎవరికైతే మా అన్న వాళ్ళ సటకుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మీటింగ్లో షెఫీ అని, ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నా, ఐటీ జాయిన్ చేసిన, ముంబై పీవీ వేసుకుందా, ఆ తర్వాత చెప్తే ఇంటర్నెట్. కానీ మొన్న గజ్వేల్ నుంచి శ్రీనివాస్ సార్ వాళ్ళు ప్లాన్ వాళ్ళింటనే పోయి హోమ్ మీటింగ్ పెట్టారు. ప్లాన్ నేను అన్ని చెప్పి ప్రొఫైల్ బుక్ చూపిస్తారు, ఈ లీడర్ ఈయన సలీం సారే చూడండి. అరే సలీం సార్ మా భావనే ఎక్కడండి, అరే ఇంత పెద్ద లీడర్ భావన ఏం చేస్తారు మీరు? సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ఒకటే అంటున్నా, మీరు ఆగొద్దు, పని చేసుకుంటా వండి. ఒక రోజు మీరు అందరూ DUCDI ఇక్కడికి వస్తారు, కింద నుంచి డ్యాన్స్ చేస్తారు.